बच्चों, थर्ड ईयर पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंध का पेपर है उसमें निशस्त्रीकरण की विविध बातों से को अपने अपन ने देखा। किस प्रकार निशस्त्रीकरण के कारण शीत युद्ध के दौरान भी विश्व एक खतरनाक विश्व युद्ध से बचा रह सका। किस प्रकार शीत युद्ध के दौरान भी जो निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया थी वो आगे बढ़ी और कौन कौन सी संधियां हुई, मैंने इसके बारे में प्रारंभ से बताया। विशेष रूप से जो निशस्त्रीकरण की प्रकृति है उसके तहत मैंने फिर आपको न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट यानी परमाणु निशस्त्रीकरण की बात कही, क्योंकि परमाणु निशस्त्रीकरण एक बहुत आवश्यक कदम था। विश्व 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही परमाणु युग में प्रवेश कर चुका था और उस परमाणु युग के के खतरों को देखते हुए आवश्यक था कि परमाणु अस्त्रों में कटौती की जाए, उनका निशस्त्रीकरण किया जाए। तो वो प्रक्रिया 1963 में पीटीबीटी यानी आंशिक परमाणु परीक्षण संधि से शुरू हुई और फिर हम बाद में देखते हैं कि चाहे वो एनपीटी हो, परमाणु प्रसार संधि हो, साल्ट समझौते हो, स्टार्ट समझौते हो, आईएनएफ हो, ये इन सभी समझौते से होते हुए विश्व में बड़े पैमाने पर परमाणु निशस्त्रीकरण की भी बात की गई, संधियां की गई, द्विपक्षीय भी बहुपक्षीय भी। इस संबंध में परमाणु निशस्त्रीकरण के संबंध में एक जैसे एनपीटी बहुत बड़ी संधि थी, इसी प्रकार एक बहुत बड़ा समझौता जो था, संधि जो थी, वो उसका नाम से हमारे सामने आता है, वो है सीटीबीटी। सीटीबीटी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, यानी कि व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि। ये क्या है? ये असल में परमाणु परीक्षणों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने की संधि थी। अब जैसे 1963 में आंशिक परमाणु परीक्षण निषेध संधि थी, इसी प्रकार 1993 में सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई। भारत और अमेरिका समेत जो अनेक देश थे वो सीटीबीटी के प्रस्तावक थे, लेकिन बाद में स्वयं भारत 1995 में इस संधि के प्रस्तावक से हट गया, प्रस्तावक बनने से, यह कहते हुए कि यह संधि भेदभावपूर्ण है, यह संधि पूरी तरह से परमाणु निशस्त्रीकरण की बात नहीं करती है और इसलिए भारत उससे हट गया। तो सीटीबीटी फिर 1993 में ये आया। 1995 में 1996 में जो है 10 सितंबर 1996 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सीटीबीटी को मंजूर किया। 24 सितंबर 1996 से जब इस पे हस्ताक्षर प्रारंभ हुए थे तो 166 राष्ट्रों ने कुल मिलाकर संधि का हस्ताक्षर एवं अनुमोदन किया। लेकिन संधि के प्रभावी होने के लिए 24 सितंबर को जो संधि पर हस्ताक्षर हुए, उस संधि को प्रभावी होने के लिए आवश्यक था कि ऐसे समस्त 44 राष्ट्रों में से जिनके पास या तो परमाणु शक्ति, परमाणु हथियार थे, या जो परमाणु क्षमता में परमाणु ऊर्जा भी आ जाता है, तो परमाणु ऊर्जा शक्ति संपन्न देश थे। ऐसे 44 में से कम 44 में से सभी देशों का अनुमोदन आवश्यक था, लेकिन उसमें से मात्र 36 देशों ने ही इसका अनुमोदन किया। 5 जितने P5 थे उन्होंने हस्ताक्षर किया, लेकिन भारत, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया ने इस पे हस्ताक्षर नहीं किया, और साथ में 44 में से 36 देश ने ही हस्ताक्षर किया। और जबकि कंडीशन ये था कि सभी देशों का इस पर अनुमोदन आवश्यक था। शर्त ये भी थी कि 180 दिनों में 44 राष्ट्र पुष्टिकरण कर देंगे, अनुमोदन कर देंगे, तो संधि लागू हो जाएगी। और लेकिन क्या हुआ कि जब इन राज्यों ने इस संधि का अनुमोदन करने से मना कर दिया, तो इस संधि पर चर्चा जो है वो होने लग गया। बाद में 1999 अक्टूबर में स्वयं अमेरिका, जो इसका एक बहुत बड़ा समर्थक था, प्रस्तावक था मूल रूप से, और जो भारत पर निरंतर दबाव डाल रहा था कि वो इस पर साइन करे, स्वयं अमेरिकी सीनेट ने इस संधि के अनुमोदन करने से मना कर दिया, अस्वीकार कर दिया। ये संधि अमेरिकी सीनेट के द्वारा अस्वीकार कर दी गई और यह संधि फिर इस तरह से लागू नहीं की जा सकी। 1999 में वियना में पुनः एक सम्मेलन भी हुआ इसके ऊपर, यानी इसको एक अवधि भी बढ़ाई गई कि 3 वर्ष के लिए
अगर इस पर अनुमोदन इसका नहीं किया गया परमाणु क्षमता वाले देशों के द्वारा, तो संयुक्त राष्ट्र विशेष सम्मेलन में आगे की कार्रवाई के लिए विचार करेगा, है ना। लेकिन इसके बावजूद भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया समेत कुछ देशों ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। चीन, मिस्र, ईरान, इजराइल तथा अमेरिका ने संधि पर हस्ताक्षर तो कर दिए, लेकिन इसका अनुमोदन नहीं किया। वो भी जरूरी था लागू होने के लिए। तो इसलिए ये संधि व्यापक परमाणु निशस्त्रीकरण की बात करते हुए भी लागू नहीं हो सकी। अब आखिर क्या है ऐसा इस संधि में जिसके कारण ये संधि विवाद के घेरे में रही? ये तो स्पष्ट है कि इस संधि का उद्देश्य परमाणु निशस्त्रीकरण था। ये भी स्पष्ट है कि सभी प्रकार के परमाणु परीक्षणों पर बैन लगाने का प्रावधान था इसके अंदर। लेकिन हम देखते हैं कि इस संधि के बावजूद 1998 में भारत और पाकिस्तान ने परमाणु विस्फोट किया। इस संधि के बावजूद 2009 में उत्तर कोरिया ने परमाणु विस्फोट किया, परमाणु परीक्षण किया। इसलिए ये संधि जो है आखिर क्यों नहीं लागू हो पाई, क्यों आखिर ऐसा इसका विवाद रहा? सबसे बड़ा कारण ये था कि ये व्यापक परमाणु परीक्षण निषेध संधि पर भारत का ये तर्क था कि ये संधि भेदभावपूर्ण है, क्योंकि जिन देशों ने अनेक परीक्षण करते हुए अपने परमाणु अस्त्र का विकास कर लिया, उनके निशस्त्रीकरण के लिए ये संधि कुछ नहीं कहता है, कुछ नहीं कहती है। जबकि जिन देशों के पास परमाणु अस्त्र नहीं है, जैसे भारत, जिनको पड़ोस में परमाणु अस्त्र होने के कारण खतरा भी है, उनको ये संधि परमाणु परीक्षण से रोकने के लिए बनाई गई है। तो कुल मिलाकर ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ देशों के पास परमाणु परीक्षण करने के बाद हथियार आ गए, उनको आप निशस्त्रीकरण नहीं करो, और कुछ देशों को हथियार बनाने के लिए परमाणु परीक्षण से रोको। इसलिए ये भेदभावपूर्ण है। भारत ने इसको अस्वीकार कर दिया। या तो संपूर्ण निशस्त्रीकरण होना चाहिए, नहीं तो इसकी अनुमति दी जानी चाहिए। भारत ने ये भी तर्क दिया कि परमाणु ऊर्जा भारत का एक बड़ा कार्यक्रम है और परमाणु ऊर्जा जारी रहेगा। इस संधि के कारण कहीं उसके ऊपर भी कोई चेक लगे, कोई इस तरह की स्थिति बने, तो वो जो है भारत को स्वीकार नहीं होगा। इस संधि में यह भी एक बड़ा प्रावधान था कि परीक्षण बंद हो जाएंगे, लेकिन महाशक्तियों के परमाणु आयुध भंडार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो फिर इस संधि का क्या मतलब होगा, है ना। भारत का ये कहना था। इस संधि में ये के बारे में भारत समेत अनेक देशों ने ये भी कहा कि उनको अपनी परमाणु प्रयोगशालाएं बंद करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि इसमें जो फ्यूजन मटेरियल है, जो विखंडनीय पदार्थ है, उस पर प्रतिबंध रहेगा। और इसके अभाव में क्या होगा कि जो बड़े पैमाने पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो निरर्थक, वो बेकार हो जाएंगे। तो एक बड़ा वैकल्पिक ऊर्जा का एक बड़ा विकल्प साधन जो है वो नष्ट हो जाएगा, वो भारत को स्वीकारनीय है। फिर इस संधि के अनुसार सभी प्रकार के परमाणु परीक्षण बंद होंगे, लेकिन जो शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण है वो उस पर वो बंद हो जाएंगे। तो जब परमाणु परीक्षण बंद हो जाएंगे, लेकिन जिन देशों के पास सब क्रिटिकल परीक्षण के सूक्ष्म यंत्र है ना, सिमुलेशन के माध्यम से सब क्रिटिकल परीक्षण के सूक्ष्म यंत्र है, उसके लिए तो ये बंद नहीं होगा। तो फिर परीक्षण पर बैन का क्या मतलब है? इन सब बातों के कारण ही परमाणु परीक्षण जो है वो जारी रहेंगे, और फिर कुछ देश और भी इसमें परमाणु अस्त्र हासिल कर सकते हैं। इन तर्कों के साथ भारत ने इस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, और ये संधि 2011 तक की स्थिति ये रही कि 182 देशों ने हस्ताक्षर किए, 156 देशों ने संधि का अनुमोदन भी कर दिया, लेकिन चीन, उत्तर कोरिया, मिस्र, इजराइल, पाकिस्तान, भारत जैसे देश इससे अभी भी बाहर हैं। ये संधि इसलिए लागू नहीं हो पाई है, और इसलिए सीटीबीटी एक ऐसा स्टेप था, बड़ा स्टेप, जो कि अल्टीमेटली अंततः एक असफल संधि साबित हुई, है ना। इसके बाद भी हालांकि कई बार और भी संधियां हुई परमाणु शस्त्र के संबंध में, जैसे कि 2002 में अमेरिका और रूस में परमाणु शस्त्र कटौती संधि हुई,
है ना। फिर 2009 में ही रूस और परमाणु अमेरिका के बीच में परमाणु शस्त्रों की संख्या में कटौती का एक नया समझौता हुआ। सुरक्षा परिषद का सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव आया एनपीटी और सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करने के लिए 2009 में, है ना। 2009 में ही जो है स्टार्ट संधि, स्टार्ट वन के स्थान पर एक नए स्टार्ट संधि के बारे में एक समझौता हस्ताक्षर किया गया 2010 में चेकोस्लोवाकिया में की राजधानी प्राग में, है ना। तो ये अनेक स्तरों पर परमाणु निरस्त्रीकरण के प्रयास जारी रहे हैं। लेकिन ये तय बात है कि जो शीत युद्ध के दौरान एक बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन और बैलेंस ऑफ टेरर था, वो एक प्रकार से कम हुआ है ना। अभी भी हालांकि एफएम जो बहुत सारे अन्य संधियां हैं जिसके माध्यम से परमाणु विस्तार पर नियंत्रण किया जा सके, वह कार्य बाकी है। जैसे न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भारत की सदस्यता का मुद्दा है, या फिर फिसाइल मटेरियल एफएमसीटी, फिसाइल मटेरियल कंट्रोल रेजीम का की ट्रीटी जो है उसका मुद्दा है। तो इस सब के कारण से भारत का कई बार विरोध भी रहता है कि ये विकसित देशों का एकाधिकार सा बन गया है परमाणु कार्यक्रम के ऊपर। लेकिन भारत जिसको परमाणु ऊर्जा जैसे वैकल्पिक ऊर्जा की आवश्यकता है, उस पर यह अनावश्यक बैन लगाने का प्रयास है। तो ये एक दोहरा दोधारी तलवार है। एक तरफ तो परमाणु अस्त्र का विकास नहीं होना चाहिए, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परमाणु निरस्त्रीकरण का एक उद्देश्य है, लेकिन दूसरी तरफ परमाणु ऊर्जा के कार्यक्रम को भी नहीं रोकना चाहिए, यह भी हमें देखना होगा। और विकसित देशों का एकाधिकार न होकर रह जाए, यह भी हमें देखना होगा। इन्हीं सब कारणों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक बार इसके ऊपर बहस होती रहती है, और ये परमाणु निरस्त्रीकरण का मुद्दा अनवरत जारी है, क्योंकि दुनिया में परमाणु हथियार है आज भी। तो जब तक परमाणु हथियार है, परमाणु निरस्त्रीकरण का मुद्दा बना रहे।